गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है कि तुम अपने घर पर सुरक्षित हो। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारी आज की जो कविता है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी है और उस कविता का नाम है जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। और इस जो कविता है, इस कविता के जो कवि है वो रमेश दत्त शर्मा है। देखो, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। प्यार से बोलना अच्छा लगता है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। देखो मेरे हाथ में ये क्या है, जानते हो ना तुम लोग? करेला है। ये क्या है? करेला है। और दूसरे हाथ में क्या है? केला है, बनाना है। ओके, ये करेला है और ये केला है। तुम्हें दोनों में से किसको खाना अच्छा लगेगा? करेले को या बनाना को? बनाना को। ये केला जो है वो तुम्हें अच्छा लगेगा। अभी सवाल ये है कि ये अच्छा क्यों लगेगा? क्योंकि केला जो है वो कैसा है? मीठा है। और एक करेला जो है वो कैसा है? कड़वा है। ओके, तो कड़वी चीजें हमें पसंद आती है? नहीं आती। और मीठी चीजें जो है वो हमेशा हमें पसंद आती है। अभी वैसे देखा जाए तो दोनों का रंग एक समान होता है, हरा है, लेकिन हरा होने के बावजूद भी दोनों में जो गुण है वो कैसे है? अलग अलग है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसा होता है? रंग और गुण जो है वो एक समान होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आदमी हैं, भगवान ने हमें आदमी बनाया है। ये हमारा भाग्य, हम भाग्यवान है कि हम आदमी हैं। तो हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? हर दूसरे के साथ प्यार भरा व्यवहार करना चाहिए, लेकिन हम करते नहीं है। तुम्हें पता है कौवा जो होता है उसका रंग कैसा होता है? काला। और कोयल होती है कोयल, उसका रंग कैसा होता है? वो भी काला होता है। तो दोनों का रंग एक है, लेकिन फर्क क्या है? कौवे की जो आवाज है कर्कश है और कोयल की आवाज है वो बहुत मीठी है। मुझे कविता हमने सीखी है, ये हमें याद आ रही है, मुझे याद आ रही है कि एक बार क्या होता है, ये कौवा जो होता है ना, वो कौवा क्या करता है? कोयल से जाके कहता है, क्या कहता है? कोयल दीदी मुझे बताओ कैसे गीत सुनाती हो, भेद भरी क्या बात है जिसमें जग में आदर पाती हो, क्यों मुझको धुतकारा जाता लोग बंद कर लेते कार, मेरी बोल न मीठी लगते हम दोनों जब एक समान। अभी ये कौवा जो है ना, कभी को ऐसा लगता है कि हम दोनों एक समान है, तेरा रंग भी काला है, मेरा रंग भी काला है, तो हम दोनों काले रंग के हैं, फिर भी तुम्हें जग में आदर मिलता है, सम्मान मिलता है, तो मुझे क्यों नहीं मिलता? तो कोयल दीदी उसे बहुत ही सुंदरता से बताती है कि देखो हमारा रंग एक समान है, लेकिन हमारी बोली जो है वो कैसी है? वो अलग है। मैं मधुर ऐसे गीत गाती हूँ और तुम कर्कश आवाज में हमेशा काव 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 करते रहते हो। तुम्हें पता है ना कि हमारे जब आंगन में कौवा जो काव काव करते हैं, हम क्या ऐसे करते हैं, है ना? हमें वो पसंद नहीं आता है। तो हमें क्या पसंद है? मीठे बोल, प्यार से बोलना जो है वो हमें बहुत अच्छा लगता है। जो प्यार से बोलता है हम उसके नज़दीक जाते हैं, हम उसे चाहते हैं। और जो कटु बोलते हैं उसके पास जाना कोई पसंद नहीं करता है, वो हमारा शत्रु बन जाता है। जैसे मैंने अभी कहा कि करेले के खाना किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मीठा जो है केला, उसे सब पसंद करते हैं। तो यही उपदेश, संदेश, महान ऐसा संदेश हमारे जो कवि रमेश दत्त जो है उन्होंने हमें दिया है। देखो ये रमेश दत्त जो है, उनका जन्म जो है जलसरे में हो गया है, उत्तर प्रदेश का ही है, 1939 में हो गया है। और उनकी मृत्यु जो है वो 2012 में हो गई है। उन्होंने बहुत सारे 50 वर्ष तक वो काम करते रहे हैं और उन्होंने ये बताया है यहाँ पे कि देखो उनका दृष्टिकोण जो है ना, एटीट्यूड, वो वैज्ञानिक था। साइंटिफिक रीजन उसके पास बहुत रहते थे और 7वीं या 8वीं कक्षा से वो लिखते हैं। उन्हें 1 डजन से भी ज़्यादा, दर्जन पता है? दर्जन का मतलब क्या है? 12
का समूह जो होता है उसे दर्जन कहते हैं। उससे भी ज़्यादा पुरस्कार मिले हैं। बहुत ही सुंदर लेख लिखते हैं, बहुत ही सुंदर कविताएं लिखती है, लेखक है, कवि है, बहुत अच्छा लिखते हैं और अपने लिखावट से वो सामने वाले का मन जो है उसे जीत लेते हैं। तो उन्होंने हमारे सामने ये कविता रखी है, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चलो हम पढ़ते हैं कि कवि हमें और क्या बताना चाहते हैं। तुम्हारे सामने तुम्हारे टेक्स्ट बुक का होना जरूरी है, हाथ में पेन और पेंसिल। मैं यहाँ पे जो शब्दार्थ बता रही हूँ तुम्हें लिखना है, अंत में देने वाली हूँ। अगर नहीं दे तो समानार्थक शब्द में वो आएंगे, लेकिन तुम्हें क्या करना है, पेंसिल से या पेन से बाजू में लिखना है। देखो, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। कवि है रमेश दत्त शर्मा। परिचय मैंने बताया है, 1939 में जलेसर में हो गया है, उनकी मृत्यु 2012 में हो गई है। अभी देखो, पद्य संबंध में कवि हमसे क्या कहते हैं। प्रस्तुत गजल के शेरों में शर्मा जी ने बड़े प्रेम से प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुरभाषी होना आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है, प्रेरणा दिए हैं। ये सब मानवीय गुण है। आत्मनियंत्रण रखना, प्रेम से बोलना, दूसरों की मदद करना, दूसरों को टोकना नहीं, ये सब गुण है, मानवीय गुण है। आपका मानना है कि हमेशा होठ सीकर बैठना उचित नहीं है। होठ यानी कि हमारे ओष्ठ। आवश्यकता अनुसार आक्रोश प्रकट करना भी जरूरी है। उन्होंने कहा है कि आवश्यकता होती है तब हमें क्या करना है, हमारे मन की जो भावनाएं हैं उसे हमें प्रकट करना चाहिए। ओके, अभी देखो, पहला जो अभी उन्होंने कहा है गजल है। उन्होंने हर एक किसी न किसी के माध्यम से हमें दो दो पंक्तियों के जरिए हमें जीवन का महत्व बताया है, मधुर वाणी का महत्व बताया है, प्यार का महत्व बताया है कि प्यार का स्थान हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि वी कांट लिव विदाउट लव। हम प्यार के सिवा जी नहीं सकते हैं। मम्मी पापा का प्यार होता है, भाई भाई का प्यार होता है, हस्बैंड वाइफ का प्यार होता है, दोस्त और सहेली का प्यार होता है, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, सब हमसे प्रेम करने वाले होते हैं। तो जीवन में प्यार का अनन्य साधारण महत्व है। तो हमें कैसे बोलना चाहिए, प्यार से। चलो हम देखते हैं कवि हमसे पहले पंक्ति में क्या कहते हैं। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। अभी लीजिए है लेकिन वो उर्दू में लिखा है, इसके लिए लीजिए शॉर्टकट है। अभी देखो क्या कहा है, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए। अभी वाणी यानी कि हम जो बोलते हैं ना उसे कहते हैं वाणी। ओके, उसमें शहद घोलना है। तुम्हें पता है ये जो है वो क्या है, शहद है, हनी, उसे शहद कहा जाता है। ओके, अभी उसे कहाँ पे घोलना है, वाणी में। इसके पहले मैं तुम्हें बता रही हूँ, एक एक्सपेरिमेंट दिखा रही हूँ। मेरे हाथ में क्या है, ग्लास है। ओके, और ये क्या है, ये क्या है, हनी है। अभी मैं क्या कर रही, देखो, हाँ, इस हनी को ले रही हूं, ओके, और इस पानी के ग्लास में डाल रही हूं। ओके, देखा ना आपने, मैंने क्या किया, हनी को ले लिया और एक चम्मच हनी जो है मैंने इस कांच के ग्लास में डाल दिया। अभी तुम्हें दिखाई दे रहा है कि हनी कहाँ पर है, यहाँ नीचे है, पानी कहाँ है, ऊपर है। ये मिक्स हो गई है, ये मिक्स हो गई नहीं, वो जाके नीचे बैठ गई। पानी सफेद का सफेद ही है, हनी जाके नीचे बैठ गई। अभी मुझे क्या करना है, उसे एक चम्मच लेनी है और इस चम्मच से उसे क्या करना है, घोलना है। अब मैंने क्या किया, इसे घोला। जब हम मिक्स करते हैं उसे हिंदी में क्या कहते हैं, घोलना। मैंने इसे क्या किया है, घोल दिया है। अभी देखो, अभी तुम्हें सफेद पानी दिखाई देता है, नहीं, अभी पानी जो है वो तुम्हें कैसे दिखाई देता है, मधु या शहद से मिश्रित दिखाई दे रहा है। क्योंकि मैंने क्या किया,
चम्मच का इस्तेमाल किया और उसे घोल दिया। तो देखो ये पानी जो है वो हमारी वाणी है और मधु है हमारे पास में। हमारे जब ईश्वर ने हमें निर्माण किया ना, तब क्या किया है, हमारे अंदर अच्छे और बुरे, अच्छे गुणों को दिया है, लेकिन हमने क्या किया है, उसे बिठा के रखा है, हमने उसे वाणी में घोला नहीं है। अभी मैंने जब शहद को पानी में घोल दिया तो पानी कैसे बन गया होगा बताओ, मीठा। पानी मीठा बन गया है। मीठा क्यों बना, क्योंकि मैंने पानी में शहद डाल दी नहीं है, डालने के बाद उसे घोल दिया है। तो वैसे ही हमारी वाणी है, हमारी भाषा है। हमें कवि कहते हैं इस वाणी में हमें किसे घोलना चाहिए, प्यार को। शहद जो है, प्यार के शहद को हमें इसे घोलना चाहिए, तब हमारे जुबान से क्या निकलेगा, मीठी बोली निकलेगी। नहीं तो हमारा जीवा यहाँ पर है लेकिन सब कड़वाहट से भरी हुई है। तो कवि हमसे क्या कहते हैं, देखो कवि कहते हैं वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए। शहद यानी कि मिठास, मधु, उसे घोलना आना चाहिए, हमें मिक्स करना आना चाहिए। जब आप मिक्स करेंगे तब क्या हो जाएगा, हम जो बातें दूसरों से करेंगे वो बातें कैसी होगी, अर्थात मधुर। जिस तरह पानी में मैंने शहद को घोल दिया तो पानी मधुर बन गया, मीठा बन गया। उसे घोलना आवश्यक होता है, होना आवश्यक नहीं होता है। होना तो है ही, लेकिन उसके साथ घोलना भी पड़ता है। नहीं तो शहद जाके क्या हो गया है, नीचे बैठ गई थी और ऊपर पानी वैसा का वैसा था। ऐसा नहीं है, हमें घोलना चाहिए। हमें अपने वाणी में मीठे बोल घोलने चाहिए, मिक्स करने चाहिए, तभी हमारे मुख से अच्छे शब्द निकलने वाले हैं। ओके, आगे क्या कहा, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। अगर हमने अपने वाणी में शहद जैसे शब्दों का प्रयोग किया, उसे घोल दिया, तो हम प्यार से ऑटोमेटिक बोल जाएंगे। अपने आप हमारे मुख से क्या निकलेगा, कौन से शब्द निकलेंगे, प्यार भरे शब्द निकलेंगे। और इसके लिए कवि हमें महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि हर एक इंसान को अपने वाणी में शहद को घोलना चाहिए और प्यार भरी बातें बोलनी चाहिए। ओके, बात समझ में आई? चलो हम आगे जाते हैं। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, तुम्हारे लिए। देखो, चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं। यारों, यार का मतलब क्या है, दोस्त। अभी उन्होंने कहा कि चुप रहना अच्छी बात है। तुम्हें पता है, जब टीचर तुम्हें सिखाती है तो तुम्हें क्या करना चाहिए, चुप बैठना है, ध्यान से सुनना है। टीचर क्या सिखा रही है, किस प्रकार सिखा रही है, उनके शब्द कौन से हैं। अगर तुम चुप रहोगे, मन लगाओगे, ध्यान लगाओगे, तो पूरे जो टीचर जो कुछ सिखा रही है तुम्हें समझ में आएगी बात। अगर तुम आपस में बात करोगे तुम्हें समझ में नहीं आएगी, ये बात जो तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। तो बात समझने के लिए तुम्हें क्या करना है, चुप बैठना है, क्योंकि उसके बड़े फायदे हैं। अगर तुम चुप बैठोगे तो क्या हो जाएगा, टीचर जो बता रही है, सिखा रही है, तुम्हें समझ में आएगा। अगर तुम चुप नहीं बैठे तो टीचर जो सिखा रही है वो बात तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। ओके, और बोलने से क्या हो जाता है, हमारी एनर्जी, ऊर्जा जो है वो खत्म हो जाती है, टाइम पास हो जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि टीचर वहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण सिखा रही है और हम अपने दोस्तों के साथ गपशप कर रहे हैं। तो ये बात जो है वो बात अच्छी नहीं है, हमारी समय की बचत नहीं होती है, समझे। और आगे क्या कहा है, देखो, जुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए। एक पंक्ति में कवि हमसे क्या कहते हैं कि चुप रहना है, दूसरे पंक्ति में कवि हमसे क्या कहते हैं, हमारे जुबान यानी कि जीवा, उसे वक्त पर खोलना चाहिए। अभी जुबान वक्त पर खोलना का मतलब क्या है, अभी टीचर ने सिखा के हो गया है, उसके बाद टीचर क्या करती है, तुम्हें सवाल पूछती है। तो जब तुम्हें टीचर सवाल पूछती है तो तुम्हें क्या करना चाहिए, चुप रहना चाहिए? नहीं। जब सिखाती है तब चुप रहना चाहिए, लेकिन जब वो तुम्हें आंसर पूछती है, क्वेश्चन पूछती है, तब तुम्हें क्या करना चाहिए, उसका आंसर देना चाहिए, तब बोलना चाहिए। जहाँ बोलना है, आवश्यक है, वहाँ बोलना चाहिए। तुम उल्टा करते हो, जब टीचर सिखाते हैं तब तुम बकबक करते हो और जब सवाल पूछती है तो चुपचाप बैठते हो।
ऐसा ही होता है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, समय समय के अनुसार चुप रहना चाहिए और जुबान को खोलना भी चाहिए। आगे देखो, कुछ कहने से पहले जरा सोचिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। अभी ईश्वर ने हमें जीवा दी है, तो इसका मतलब क्या है, हम किसी को कुछ भी बोले नहीं। कहने से पहले हमें सोचना चाहिए। थिंक बिफोर यू स्पीक, ऐसा अंग्रेजी में कहा जाता है और बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम क्या बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं, कब बोलते हैं, ये सब महत्वपूर्ण बातें होती है। देखो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। अपने ख्याल, विचार, उसको हमें तौलना आना चाहिए। मैं कौन से विचार करता हूँ, मैं दूसरों के प्रति मेरे मन में कौन सी भावना है, प्रेम की है या घृणा की है। क्योंकि हम आदमी कैसे, हमारे विचार जो है, अगर हम दूसरों से प्रेम करते हैं, हमारे मन में प्रेम है, तो प्रेम भरी बातें हम दूसरों से करते हैं। अगर किसी के बारे में हमारे मन में नफरत है, घृणा है, तो हमारे मुख से उसके लिए अपशब्द निकलते हैं, घृणित शब्द निकलते हैं। तो हम कैसे विचार करते हैं वो डिपेंड है। कुछ कहने से पूर्व हमें सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे महात्मा गांधी जी जो है वो हमेशा कहते थे, जो काम कर नहीं सकती बंदूक की गोली, जो काम कर नहीं सकती बंदूक की गोली, वो काम कर सकती है मीठी बोली। वो काम कर सकती है मीठी बोली। अगर तुम्हारी बोली मीठी हो तो तुम दुश्मन जो होते हैं उसका दिल भी ले लोगे, जीतोगे। उसके दिल जो है उसे अपना बनाओगे, क्योंकि हर वक्त बंदूक की गोली काम नहीं आती है। हमारी मीठी बोली भी एक शस्त्र के समान होती है। एक बार बोल दिया, हम कभी कभी क्या करते हैं, इस जिह्वा से दूसरों पर वार करते हैं, प्रहार करते हैं, उसे दुख दर्द देते हैं, और इसी जिह्वा के द्वारा हम दूसरों की प्रशंसा भी करते हैं। तो हमें सोचना चाहिए, ख्यालों को तौलना चाहिए। देखो यहाँ पे आया तौलना, यानी कि नापना। खुद अपने ख्यालों को हमें तौलना चाहिए। हमें नापना चाहिए कि मेरे विचार कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं। बहुत ही सुंदर उन्होंने हमें बताया है कि हमें कुछ कहने से पूर्व हमें सोचना चाहिए, अपने विचारों को तौलना चाहिए और फिर अपने विचार जो है वो प्रकट करने चाहिए। तू तड़ाक हो या फिर तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। देखो क्या कहा है, तू तड़ाक लड़ाई हो या फिर तू मैं। ये तो हमें बहुत अच्छा लगता है, तू मैं हमारे घर में चलती रहती है। क्यों चलती रहती है? क्योंकि हमारे विचार अलग अलग है और हमें लगता है जो मैं कह रही हूँ वो श्रेष्ठ है, दूसरा कह रहा है वो ऐसा ही है, और इसके लिए तू मैं हो जाती है। घर में अक्सर हर एक के, तुम्हारे घर में मम्मी पापा है, दादा दादी है, तो देखो उनके विचार जो है वो अलग होते हैं, और इसके कारण कभी कभी सास बहू में झगड़े हो जाते हैं, कभी कभी पति पत्नी में हो जाते हैं, कभी कभी भाई बहन में हो जाते हैं, और तू मैं हो जाता है। मैं हूँ, तू है। मैं यानी कि अहंकार होता है। आई, ये आई अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं होता है। यू डोंट यूज दिस वर्ड आई, इंस्टेड ऑफ आई यू हैव टू यूज वी। हमें वी का प्रयोग करना है, हमें सब मिलकर रहना है। तो तू मैं ऐसे करके झगड़ा नहीं करना है। अपने आप को टोकना सीख लीजिए। टोकना यानी कि क्या है, परखना है, रोकना है। क्योंकि हमें गुस्सा आता है ना, पता नहीं क्या हो जाता है, और गुस्से में हम क्या करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। हमारे हाथों में कुछ चीजें रहेंगी ना, हम ऐसे फेंक देते हैं। वो कितनी मूल्यवान है, कितनी कीमती है, उसके बारे में हम देखते ही नहीं है, सोचते ही नहीं है। क्या करूं, मेरा गुस्सा ही ऐसा है, मुझे कुछ समझता ही नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है। हमारे गुस्से पर अपना काबू होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। ये झगड़े जो है उससे हमें दूर रहना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, उन्होंने बहुत ही अच्छे से कहा कि अपने आप को टोकना, रोकना आना चाहिए हमें, कि नहीं, हमें कंट्रोल कैसे करना है अपने आप को। शुड कंट्रोल आवरसेल्फ। हमें अपने आप को कंट्रोल में लाना चाहिए। सिर्फ हमेशा झगड़े करके तू मैं में नहीं रहना, इसमें नहीं रहना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को परखना चाहिए, जांचना चाहिए कि मैं कैसे बातें कर रही हूँ,
मैं जो बात कर रही हूँ वो लड़ाई करने वाली बातें हैं या मिलन करने वाली बातें हैं, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। ओके, अभी देखो ये जो 4 पंक्तियाँ मैंने अभी सिखाई है, मैं यहाँ तक रुक जाती हूँ और अगले 4 पंक्तियाँ जो है वो तुम्हें मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊँगी। अभी मैंने जो कृतियाँ दी है, इन कृतियों को तुम्हें नोटबुक में लिखना है। देखो इसमें से कुछ हो गई है कृतियाँ, कुछ नहीं हो गई है, लेकिन फिर भी मैंने दी है, इसलिए दी है ताकि अगले लेक्चर में तुम्हें बहुत सारा लिखना पड़ेगा, नहीं तो इसलिए मैंने हाफ ऑफ कर दी है। अभी जो मैंने कृतियाँ दी है तुम्हें क्या करना है, उसे लिखना है। ओके, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। पहला जो प्रश्न है वो देखो, कवि ने इन बातों को सीख लेने को कहा है। अभी देखो, वाणी में शहद घोलना, प्यार से बोलना, ख्यालों को खुद तौलना, अपने आप को टोकना, बहुत सारी बातें कवि ने हमें कहा है, लेकिन मैंने जो अभी सिखाया इस आधार पर मैंने ये दिए हैं, तुम्हें इसे अपने नोटबुक में लिखना है। अभी दूसरा प्रश्न देखो, उत्तर लिखो। जो टेक्स्ट बुक में है उत्तर लिखो, लेकिन मैंने यहाँ पे प्रश्न के स्वरूप में दिए हैं। फॉर एग्जांपल, कांटे बोने वाले कैसे होते हैं? कटु वचन। चुभने वाली क्या रहती है? बेबात। फटने वाले कैसे फटते हैं? पटाखे की तरह। ओके, अभी तीसरा जो है, चुप रहने के 4 फ़ायदे लिखो। बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, उसमें से देखो ऊर्जा की बचत होती है। ऊर्जा यानी कि हमारी एनर्जी जो होती है, हम बोलते हैं तब हमारी शक्ति चली जाती है, तो अगर नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे तो हमारी ऊर्जा की बचत हो जाती है। सेहत अच्छी रहती है क्योंकि हम बहुत बकबक नहीं करते हैं, हमारे जीवा को आराम मिलता है। समय की बचत हो जाती है, तनाव कम हो जाता है, कि टेंशन कम हो जाता है। इसके अलावा ऐसा भी है कि हम सकारात्मक कार्य करते हैं। सामने में अगर हम चुप रहेंगे तो अच्छी बातें हमें समझ में आती है। तो मैंने यहाँ पे दिए हैं, तो 4 उसे तुम्हें लिखना है। आगे देखो, चौथा प्रश्न जो है, कविता की अंतिम 4 पंक्तियाँ का अर्थ लिखो। वो तुम्हें नहीं लिखना है। उसके आगे का प्रश्न तुम्हें लिखना है, कविता में आए इस अर्थ के शब्द। अर्थ और शब्द दिए हैं। पहला है मधु, शहद, कड़वे, कटु, विचार, ख्याल, आवश्यकता, ज़रूरत। अब इन 4 कृतियों को तुम्हें अपने नोटबुक में सुंदर हस्ताक्षर में लिखना है। अपने घर पर रहो, सुरक्षित रहो और अपना ख्याल रखो। ओके, बाय बाय, सी यू।